हेलो गाइस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन, उसका डेरिवेशन एंड उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़े। हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर ये भी पढ़ा। आज हमें पढ़ना है अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन, ये नाम हमने पहले भी सुना होगा। ये वही डाल्टन है, दैट इज जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या प्रोड्यूस की थी? एटॉमिक थ्योरी प्रोड्यूस की थी। तो जॉन डाल्टन का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉ है, जिसे हम लोग नाम देते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट्स ढूंढने में ये हमारी हेल्प करता है। एंड इसके ऊपर आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है जरा देखिए। क्या कहता है? द टोटल प्रेशर ऑफ a mixture of two or more non-reactive gases। non-reactive gases मतलब जो आपस में रिएक्ट नहीं होती, is the sum of the partial pressures of the individual gases in the mixture। देखिए इसका कहना क्या है? the total pressure of a mixture of two or more non-reactive gases is the sum of the partial pressures of the individual gases in the mixture। मीन्स अज्यूम करिए कि आपके पास एक कंटेनर में कोई गैस A है, तो इसका पार्शियल प्रेशर P है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। सपोज करिए आपके पास कोई गैस B है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। A एंड B ये दोनों मिक्स हो गए। तो A एंड B ये दोनों जब मिक्स हो गए तो यहाँ मिक्सचर आ गया, और मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है दैट इज P टोटल, ये क्या हो जाएगा? PA प्लस PB के बराबर हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि A एंड B आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। बराबर है, A एंड B आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये है डाल्टन्स के लॉ का स्टेटमेंट। क्या कहता है? फिर से एक बार देख लीजिए। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर of two or more non-reactive gases is the sum of the partial pressures of the individual gases in the mixture। means mathematically अगर हम लोग इसे देखें तो mathematically अगर आप लोग डाल्टन्स लॉ को देखें तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एक्सेट्रा। वेयर P टोटल की अगर आप लोग बात करते हैं तो P टोटल का मतलब क्या हो जाएगा? तो इट इज द टोटल प्रेशर, इट इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ऑफ मिक्सचर। P1 क्या हो जाएगा? इट इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, ऑफ गैस 1। P2 क्या हो जाएगा फिर? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 हो जाएगा। अगर P3 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा ये वैलिड होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे ये वैलिड होता है। तो डाल्टन्स लॉ का कहना एकदम सिंपल है, मतलब सिंपल एडिशन ही तो हुआ सर प्रेशर का। हाँ, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है उसका सम होता है जब हम लोग कोई मिक्सचर बनाते हैं। कंडीशन क्या है? गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। देखिए डाल्टन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ ऐसे गैसेस के ऊपर अप्लीकेबल होता है जो कि आपस में नॉन रिएक्टिव है। राइट, है ये क्लियर? अब हमें चलना है पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के तरफ। पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ एक चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये आप लोगों को पहले पढ़ना चाहिए। मोल फ्रैक्शन हम लोग समझ लेते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, of a component in the mixture to the total
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। देखिए हम लोगों ने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझ के रखा है। क्या लिखा मैंने मोल फ्रैक्शन का मीनिंग? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन द मिक्सचर। अब ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। इन द मिक्सचर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। मीन्स consider a binary mixture, consider a binary mixture containing A and B, containing A and B, where Na and Nb are the number of moles, are the number of moles of A and B। देखिए अब अगर आप लोग मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन अप्लाई करते हो तो हम लोग मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पढ़ सकते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पढ़ सकते हैं एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पढ़ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? तो एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन द मिक्सचर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में ए एंड बी है और ए के मोल्स है एन ए एंड बी के मोल्स क्या है एन बी। तो टोटल मोल कितना है? एन ए प्लस एन बी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए का मतलब क्या हो गया? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए का मतलब हो गया, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर आप लोग एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। नाउ फॉर बाइनरी सिस्टम, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होती है। फॉर बाइनरी सिस्टम और बाइनरी मिक्सचर, तो बाइनरी मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो x1 प्लस x2 ये हमेशा 1 होता है। मतलब दो ही कंपोनेंट अगर है तो जैसे यहाँ पर XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब आप लोगों को दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहेंगे तो आपको दो में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। दूसरे को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या है? 1। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x1 और x1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस x2। ये चीज़ आप लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम बचाती है। तो क्लियर, मोल फ्रैक्शन क्या है? अब पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसके बीच का रिलेशन हम लोग समझते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT होता है। सो देयरफॉर हम लोग P इज इक्वल टू क्या लेते हैं? nRT अपॉन V ले सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी नो दैट कि V एंड T ये क्या होने चाहिए? आर कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। ये कैसे रहेंगे? कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। नाउ यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को समझने को मिलती है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बराबर है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पर r क्या है? गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम। यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आता है कि मिक्सचर के अंदर जो भी गैस है उसका जो प्रेशर होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर अमाउंट्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो, बराबर है ना। यहाँ से हम लोग पार्शियल प्रेशर गिवन फाइंड आउट कर सकते हैं। द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर, ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर्स है वो भी तो हम लोग गिवन दिखा सकते हैं। कैसे? जरा सोचिए। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 RT अपॉन V हो जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर? तो ये हो जाएगा N2
RT अपॉन V बन जाएगा एंड P3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर N3 इंटू RT अपॉन V बन जाएगा, ऐसे बनता जाएगा, बराबर है। एंड सो ऑन, जो भी है इसे हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर टोटल प्रेशर इन द मिक्सचर, ये भी तो फाइंड आउट होता है ना, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर, ये हम लोग कैसे देंगे, इज गिवन एज, सोचिए P टोटल इज इक्वल टू क्या बना सकते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V बन सकता है, ये ऐसा बनता रहेगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ RT अपॉन V को, तो RT अपॉन V को कॉमन करते हैं, ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। दैट इज P टोटल हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, जरा आप खुद सोचिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि RT अपॉन V इंटू N टोटल लिख सकते हैं ना, N टोटल हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू RT अपॉन V इंटू N टोटल। इसे हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। नाउ मोल फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट गैस इन द मिक्सचर, ये आप लोग कैसे दे सकते हैं, जरा सोचिए। तो सपोज करिए कि मैं x1 लेता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस, तो इट इज इक्वल टू क्या होगा, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट N1 अपॉन N टोटल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, इससे क्या हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। नाउ यहाँ से एक चीज की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो ये देखिए P1 इज इक्वल टू N1 इंटू RT अपॉन V है। सो देयरफॉर N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये टर्म जब यहाँ पर आ जाएगी N1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा P1 इंटू V अपॉन RT हो जाएगा, बराबर है। सपोज करिए दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो देयरफॉर N टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर N टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P टोटल इंटू V अपॉन RT, होगा कि नहीं होगा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6, सोचिए जरा क्या हो जाएगा। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा N1 अपॉन N टोटल इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल, होगा कि नहीं होगा, बराबर है। नाउ अगर हम लोग इसमें से आगे की तरफ जाते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल, होगा कि नहीं होगा। देखिए क्योंकि N1 अपॉन N टोटल, इसका मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। सो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इन द मिक्सचर, ये आप लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो x1 इंटू क्या हो जाएगा P टोटल, दैट इज P2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x2 इंटू P टोटल बन जाएगा। P3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो x3 इंटू क्या बन जाएगा P टोटल, मतलब इन जनरल Pi कोई भी गैस हो तो इसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू P टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये है डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के एप्लीकेशन मतलब ये कि आपको हिंट मिल जाएगी कि कैसे कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है
सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल, ये हम लोगों ने डेरिवेशन में भी डिराइव करके दिखाया है। यहाँ से आप लोग पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ गैस इन द मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ गैस इन द मिक्सचर। पर्टिकुलर गैस का परसेंटेज क्या है ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ गैस इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप 100 करते हो तो आप लोगों को मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ गैस इन द मिक्सचर। एंड अगेन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर ऑफ प्योर एंड ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ प्योर एंड ड्राई गैस। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू, दैट इज प्रेशर टोटल, मतलब क्या, टोटल प्रेशर इन द मिक्सचर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसे हम लोग कहते हैं एक्वस टेंशन ऑल्सो, और एक्वस प्रेशर कहते हैं हम लोग, एक्वस टेंशन कहते हैं, राइट। तो प्रेशर ऑफ द प्योर एंड ड्राई गैस ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, जिसे हम लोग क्या कहने वाले, एक्वस टेंशन कहने वाले हैं। तो ये एक्वस टेंशन क्या होता है ये अब आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। अब समझते हैं कि एक्वस टेंशन होता क्या है, राइट। एक्वस टेंशन मतलब क्या होता है, तो एक्वस टेंशन की अगर बात करें तो द प्रेशर exerted by the saturated water vapor is called as aqueous टेंशन, इसे हम लोग कहते हैं एक्वस टेंशन। देखिए मैंने क्या डेफिनेशन दी आपको एक्वस टेंशन की, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। मीन सपोज करिए कि आप लोगों के पास एक कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर में हम लोग वाटर लेते हैं, अगर वाटर लेते हैं तो कुछ देर के बाद जैसे यहाँ पर वाटर के वेपर्स भी बन जाएंगे, वाटर वेपर्स बन जाएंगे, बराबर है। तो वाटर वेपर्स के कारण यहाँ पर जो प्रेशर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहेंगे। नाउ कई सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऐसी होती हैं जिसे हम लोग पानी में कलेक्ट करते हैं, मीन्स ओवर द वाटर। तो इन दैट केस जब हम लोग गैस कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सपोज कोई गैस कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस पूरे रीजन में जो प्रेशर डेवलप हुआ वो गैस प्लस वाटर वेपर के कारण डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है। एंड देयरफॉर इस मिक्सचर में से हमें गैस के प्रेशर को अलग करना ही पड़ेगा। तो प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस ये हम लोग कैसे देंगे फिर, दैट इज P टोटल माइनस P एक्वस, दैट इज नथिंग बट द कि प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इज इक्वल टू बन जाएगा P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। इसे हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। एंड ये जो टर्म यूज़ किया मैंने यहाँ पर एक्वस टेंशन, ये हम लोगों ने पहली बार थोड़ी देखा है। जब आप लोगों ने नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करके देखा था एलिमेंटल एनालिसिस एस्टिमेशन में बाय जिल्डाल्स मेथड, बाय ड्यूमास मेथड, तब भी हम लोगों ने एक्वस टेंशन का टर्म यूज़ करके रखा था। अब डाल्टन्स लॉ के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम नाइट्रोजन, 8 ग्राम हीलियम एंड 40 ग्राम नियॉन हैज 20 बार प्रेशर, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ दीज गैसेस। आपके पास 3 गैसेस का मिक्सचर है, नियॉन, हीलियम एंड नाइट्रोजन, और इन तीनों के मिक्सचर का जो प्रेशर है वो है 20 बार। आप लोगों को इंडिविजुअली उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करके देना है। तो अब अगर हम लोग गिवन की तरफ ध्यान देते हैं तो आपके पास है मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम,
आपके पास मास ऑफ हीलियम है कितना 8 ग्राम, आपके पास मास ऑफ नियॉन भी है कितना है 40 ग्राम, आपके पास टोटल प्रेशर भी है, बराबर है, टोटल प्रेशर ये कितना है तो 20 बार का प्रेशर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करके देना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम फाइंड आउट करके देना है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन फाइंड आउट करके देना है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा होगा, x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल होता है। सो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इंटू P टोटल हो जाएगा, x1 इंटू P टोटल हो जाएगा। तो आप लोग नाइट्रोजन के ऊपर अप्लाई करिए, हीलियम के ऊपर अप्लाई करिए एंड नियॉन के ऊपर अप्लाई करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। लेकिन x मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल का रेशियो, मतलब इन सब में आप लोगों को तीनों के मोल्स कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, मोलर मास क्या होता है 28 ग्राम पर मोल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल। सिमिलरली मोल्स ऑफ हीलियम को देखिए, तो ये क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, तो 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम पर मोल होता है, तो ये हो गया 2 मोल। सिमिलरली मोल्स ऑफ नियॉन देखिए 40 अपॉन 20 दैट इज व्हाट 2 मोल, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियॉन, दैट इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 1 प्लस 2 दैट इज व्हाट 1/5, ठीक है। मतलब ये टोटल मोल्स कितना हो गया 5, तो फिर मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या आ गया 2/5 एंड मोल्स ऑफ नियॉन की अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। सो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट होता है क्या, देखिए क्या होगा x ऑफ नाइट्रोजन इंटू P टोटल, क्या है x दैट इज 1/5 इंटू 20, तो ये हो गया 20/5 दैट इज 4 बार का प्रेशर किसका है नाइट्रोजन का। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालिए, तो x ऑफ हीलियम इंटू P टोटल होगा ऐसे, दैट इज व्हाट 2/5 इंटू 20, तो ये 4 हो गया था इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 बार। एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन की अगर बात करते हैं तो इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इंटू P टोटल, ये क्या है तो 2/5 इंटू 20 है, ये भी कितना आ जाएगा 8 बार आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग मिक्सचर के अंदर से एक एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, राइट। इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देना था। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए, शायद फर्स्ट वाले के समान ही होगा। नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, डाइऑक्सीजन मतलब O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 20 बार, मिक्सचर का प्रेशर कितना है 20 बार है। What is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture? ऑलमोस्ट सिमिलर है फर्स्ट वाले का। आप लोगों के पास मास ऑफ O2 कितना है 70.6 ग्राम, देन आपके पास मास ऑफ नियॉन कितना है, तो मास ऑफ नियॉन है 167.5 ग्राम। आपके पास P टोटल भी है, P टोटल कितना है तो 25 बार का है। आप लोगों को फाइंड आउट करके देना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द नियॉन। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या, तो मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। मास कितना है 70.6, मोलर मास कितना होता है 32। अब यहाँ पर अगर आप रिलेशन देखें तो ये 2 के आसपास जाएगा, 2 से ऊपर है, ये आता है 2.21, ठीक है। देन मोल्स ऑफ नियॉन निकाल लीजिए, तो ये कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नियॉन। ऑब्वियसली
मास कितना है 167.5, मोलर मास कितना 40। अगर आप लोग इसका आंसर देखते हो तो ये आता है 8.375 मोल। ठीक है, अब आपके पास मोल्स आ गए, आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए पहले। x ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज n ऑफ O2 डिवाइडेड बाय n ऑफ O2 प्लस n ऑफ नियॉन। तो n ऑफ O2 कितना है, तो 2.21 है, डिवाइडेड बाय 2.21 प्लस 8.375, दैट इज नथिंग बट 2.21 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10.585। अब ये इसका आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है 0.21 के आसपास। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मैं देख देख कर आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको टैली करना ये सही है नहीं। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, तो ये क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो ये कितना है 8.375 डिवाइडेड बाय 10.585। इसका अगर आप लोग आंसर देखते हैं तो ये आता है ऑलमोस्ट 0.79। तो अब आप लोगों को मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x ऑफ O2 इंटू पी टोटल होगा कि नहीं होगा। तो x ऑफ O2 कितना है, तो 0.21 इंटू पी टोटल कितना है 25। करिए, अब इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो ये आता है 5.25 होता है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन क्या बन जाएगा, तो सर x ऑफ नियॉन इंटू पी टोटल बन जाएगा। जी हाँ, तो x ऑफ नियॉन कितना है, तो 0.79 ऑलमोस्ट 8 ले सकते हैं इंटू 25। अब इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है 19.75। इस तरीके से आप लोगों को इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करके दिखाने हैं। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी मज़ेदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार। आपके पास एक आइडियल गैस है दैट इज A, जिसके 1 ग्राम का प्रेशर कितना मिलता है 2 बार। व्हेन 2 ग्राम of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar। जब उसी कंटेनर में आप लोग B का 2 ग्राम ऐड करते हैं तो प्रेशर कितना हो जाता है 3 बार हो जाता है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। अब आप लोग अगर गिवन की तरफ ध्यान दें तो मास ऑफ A कितना है 1 ग्राम है एंड मास ऑफ बी कितना है, तो 2 ग्राम है, बराबर है। देन आपके पास पी ए ये कितना है 2 बार का है एंड पी बी कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। क्यों, क्योंकि जब आप लोग 2 ग्राम बी ऐड करते हैं तो प्रेशर 3 बार होता है, मतलब टोटल 3 बार। तो बी का प्रेशर कितना 3 माइनस 2 1 का, बराबर है। नाउ अगर हम लोग इनके नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशनशिप को ढूंढते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/Ma, राइट। एंड Nb की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 ग्राम 2/Mb। तो Ma एंड Mb ये क्या हो गए, इनके मॉलिक्यूलर मासेस हो गए। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, बराबर है। सो देयरफॉर हम लोग ये बना सकते हैं PAV इज इक्वल टू NART हो सकता है एंड PBV इज इक्वल टू NBRT हो सकता है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। सो देयरफॉर PA/PB इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, NA/NB बच जाएगा, बराबर है। नाउ Na मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो 1/, इसका मोलर मास कितना है Ma डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2/MB हो जाएगा। तो इसे अगर आप लोग देखते हो तो
इसका रिलेशनशिप आप लोगों को क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा mb अपॉन ट्वाइस ऑफ ma मिलेगा। आपके पास ये रिलेशनशिप आ गई है, pa अपॉन pb इज इक्वल टू mb अपॉन ट्वाइस ऑफ ma। सो देयरफॉर mb अपॉन ट्वाइस ऑफ ma, यहाँ से मैं ये निकालता हूँ mb अपॉन ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर चला गया, तो ट्वाइस ऑफ pa डिवाइडेड बाय pb हो जाएगा, pb ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड अब इनकी वैल्यूज़ को अगर आप लोग सॉल्व करके देखें तो व्हाट विल यू गेट, आप लोगों के पास प्रेशर है, बराबर है। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है 2 एंड B कितना है 1, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 4। सो देयरफॉर अगर आप लोग MB इज इक्वल टू चेक करते हैं तो MB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें आप लोगों को ये समझ में आता है कि MB का जो मोलर मास है ये MA के मतलब मोलर मास ऑफ A इसके मुकाबले कितने गुना है, 4 गुना है। ऐसे रिलेशनशिप को आपको साबित करके दिखाना था। अब हमें चलना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की तरफ। लेकिन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये समझने से पहले हम लोगों को 2 डेफिनेशन समझ के रखनी है, एक है डिफ्यूजन और एक है इफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, देखिए द एबिलिटी ऑफ ए गैस टू मिक्स स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम होमोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या लिखा है मैंने, द एबिलिटी ऑफ ए गैस टू मिक्स स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। मीन सपोज करिए कि मेरे पास एक गैस है, इस कंटेनर में A और इस कंटेनर में है B और ये दोनों नॉन रिएक्टिंग है। इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ एक ही कंटेनर के अंदर, तो A प्लस B ये दोनों का जो मिक्सचर होगा ये मिक्सचर कैसा रहेगा, होमोजीनस रहेगा। आप यहाँ से A एंड B को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, अभी तो नहीं। तो ये जो फिनोमिना है ये फिनोमिना क्या हो जाता है, डिफ्यूजन का फिनोमिना हो जाता है। जैसे सोचिए कि मैंने अगर इस रूम में रूम फ्रेशनर ओपन कर दिया तो वहाँ के अंदर का जो परफ्यूम है वो इस रूम के एयर के साथ क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, बराबर है, स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट द फिनोमिना ऑफ द डिफ्यूजन। एंड देन उसके बाद इफ्यूजन की अगर बात करते तो इफ्यूजन क्या है, तो इफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ गैस इज अलाउड टू एस्केप अंडर प्रेशर थ्रू अ फाइन ओरिफिस, ओरिफिस मतलब छोटा सी ओपनिंग, और अ स्मॉल अपर्चर मेड इन द वॉल ऑफ द क्लोज कंटेनर। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ गैस इज अलाउड to escape under pressure through a fine orifice or a small aperture made in the wall of the closed container। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों के पास यहाँ पर गैसेस का मिक्सचर था और ये क्लोज कंटेनर है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर छोटा सा ओपनिंग दे देता हूँ जिसे हम लोग ओरिफिस कह देते हैं। क्या कहते हैं, ओरिफिस। क्या होगा, तो ओरिफिस जैसे ओपन हो जाएगा गैस यहाँ से हायर प्रेशर से कहाँ पर चली जाएगी, लोअर प्रेशर की डायरेक्शन में चली जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। तो इफ्यूजन का एग्जांपल तो आप बहुत सारे दे सकते हो। आपके घर में जो किचन में गैस है उसका सिलेंडर जब आप लोग ऑन करते हो एंड सिगड़ी की जब नॉब हम लोग ओपन करते हैं तो गैस छोटे छोटे होल में से बाहर आती है। दैट इज द फिनोमिना ऑफ द इफ्यूजन। हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो अपनी ही साइकिल लीजिए और एक टाचनी लेकर उसके टायर को पंचर कीजिए। क्या होगा, ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर था वो उस होल में से अब धीरे 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 बाहर आने लगेगा। दैट इज नथिंग बट द इफ्यूजन। अगेन एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए कि आप लोगों के पास एक बलून है, ये बलून बांधा हुआ है, इसके ओपनिंग को थोड़ा सा ओपन करके देखिए। किया होगा कभी बचपन में, क्या होता है, बलून एकदम से पागल होके इधर उधर घूमते रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है ये धीरे 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 बाहर आता जाएगा। तो ये भी फिनोमिना क्या हो जाता है, इफ्यूजन का फिनोमिना बन जाता है। अब चलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के स्टेटमेंट की तरफ। क्या कहता है, देखिए इस स्टेटमेंट का कहना क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस
is inversely proportional to the square root of its density. At constant temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. Means mathematically R is inversely proportional to square root of density. बराबर है. So therefore अगर मैंने कहा कि let R1 and R2 are the rates of diffusion of two gases, दो अलग अलग gases 1 and 2 having density is d1 and d2. तो उसके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d2 अपॉन क्या बन जाएगा? d1 बन जाएगा. क्यों बन जाएगा? क्योंकि r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ d1 एंड r2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द d2. तो इन्हें कंबाइन करिए तो आप लोगों को ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा. नाउ अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. तो इसका मतलब d1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 हो गया, बराबर है. एंड d2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा? m2 बनेगा. सो देयरफॉर r1 बाय r2 क्या लिखेंगे? तो r1 बाय r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 अपॉन m1 बन जाएगा. वेयर m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ गैस 1 एंड m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ गैस 2 हो जाएगा. अब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन. देखिए होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर आप बात करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिफ्यूजन हो जाएगा. देन इसके बाद हम लोगों को समझना है कंपैरिजन. मैं कंपैरिजन देता हूं आप लोगों को, दैट इज कंपैरिजन ऑफ टाइम टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस, सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस. देखिए मैंने हेडिंग क्या देके रखी है? कंपैरिजन ऑफ टाइम टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैसेस. मतलब क्या कि वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसा है? सेम, लेकिन टाइम अलग अलग हो सकता है. तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग डाल देते हैं कि लेट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन, लेट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस फॉर द सेम वॉल्यूम be T1 and T2 respectively, T1 and T2 respectively. इसे देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या दिया था आपने? R. वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज V कर देते हैं एंड टाइम कर देता हूं मैं T. तो इससे अब आप लोग समझ सकते हैं कि सपोज करिए आपके पास दो गैस है, दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन दोनों को डिफ्यूज होने के लिए जो टाइम लगता है वो अलग अलग है. पहली गैस को डिफ्यूज होने के लिए टाइम लगा T1 एंड दूसरी गैस को डिफ्यूज होने के लिए टाइम क्या लगा? T2. तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या बनाएंगे आप लोग? तो R1 इज इक्वल टू V अपॉन T1 डिवाइडेड बाय V अपॉन T2 इज इक्वल टू, आप लोगों के पास रिलेशनशिप क्या आया है? तो D2 अपॉन D1 है अंडर रूट ऑफ, इट इज इक्वल टू व्हाट? तो स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. नाउ इसे अगर हम लोग देखते हैं तो R1 अपॉन R2, सोचिए जरा, इसे अगर आप लोग अरेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? T2 अपॉन T1 बन जाएगा. तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
d2 अपॉन d1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 अपॉन m1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए आप लोगों को न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा सकता है, दो गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, फिर एक का टाइम दिया रहेगा, दूसरे का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक की डेंसिटी गिवन है दूसरे की डेंसिटी पूछी जा सकती है, या फिर एक का मोलर मास गिवन रह सकता है दूसरे का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। क्लियर है ये? अब देखिए मैंने लिखा है कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस दैट डिफ्यूज इन सेम टाइम, मतलब अब टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो लेट V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस diffused in a time t, diffused in time t। तो ऐसे केस में हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या दे सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन T1 डिवाइडेड बाय V अपॉन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। बराबर है? तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपके पास जो रिलेशनशिप आएगी वो रिलेशनशिप कैसे होगी। अरे यहाँ पर टाइम सेम है तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। तो V1 अपॉन V2 अगर आप लोग इसे ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो D2 अपॉन D1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। होगा कि नहीं होगा? अब आप लोग जरा सोचिए, होगा कुछ इस तरीके से। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यू विल ऑब्जर्व दैट के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जी हाँ, एंड ऑल्सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो इन्हें जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो R is directly proportional to pressure of the gas and inversely proportional to square root of its molar mass। so therefore अगर हम लोग R1 अपॉन R2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस टाइप से डेरिवेशन एंड रिलेशनशिप को आपको याद करना है एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाना है। अब एक चीज़ याद रखिए, आप लोगों को यहाँ पर एक हिंट मिलती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस, मतलब जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं देखते हैं जरा, अपने पास है ये दो न्यूमेरिकल, चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ rates of diffusion of two gases A and B under same pressure is 1:4। मतलब इनके rates of diffusion का रेशियो है 1:4 का है। if the ratio of their masses present in the mixture is a 2:3 then what is the ratio of their mole fraction in the mixture। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। The ratio of rates of diffusion of two gases A and B under same pressure is 1:4. If the ratio of their masses present in the mixture is 2:3, then what is the ratio of their mole fraction in the mixture? अगर हम लोग अपने फॉर्मूले के साथ जाते हैं तो we know that R1 upon R2 is equal to square root of M2 upon M1 होता है। बराबर है, ये फॉर्मूला होता है। अब R1 अपॉन R2 ये दिया हुआ है आपके पास, 1:4 का रेशियो है तो 1:4 इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो ऑन स्क्वायरिंग इसका स्क्वायरिंग करिए तो ऑन स्क्वायरिंग ये क्या हो जाएगा, 1/16 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 बन जाएगा, बनेगा। नाउ रेशियो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन मतलब यहां पर आपको समझना है कि रेशियो ऑफ देयर मोल्स। तो रेशियो ऑफ देयर मोल्स अगर समझना है तो ये हो जाएगा W1 अपॉन M1
डिवाइडेड बाय W2 अपॉन M2। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड पार्टिकल। सो देयरफॉर आप लोगों को यहाँ एक चीज़ पता चलेगी कि W1 अपॉन W2 इंटू M2 इंटू डिवाइडेड बाय M1 होता है। तो वेट्स का रेशियो क्या है, तो 2:3 है, बराबर है। एंड मोलर मासेस का रेशियो कितना आ गया, तो मोलर मासेस का रेशियो आप लोगों को दिखता है 1:16 है। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/24, दैट इज नथिंग बट द 1:24 आएगा। गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसे समझ के सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए क्या कहता है, फॉर 10 मिनट ईच at 27 degrees Celsius from two identical holes, nitrogen and unknown gas are leaked into a common vessel of 3 liter capacity. The resulting pressure is 4.18 bar and the mixture contains 0.4 mole of nitrogen. What is the molar mass of unknown gas? अननोन गैस का मोलर मास निकालना है, लेकिन कंडीशन समझिए, फॉर 10 मिनट्स ईच, टाइम कॉमन है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, फ्रॉम 2 आइडेंटिकल होल्स, नाइट्रोजन एंड अननोन गैस। नाइट्रोजन एंड अननोन गैस को हमने एक ही कंटेनर में लीक करवाया, जिसका कैपेसिटी 3 लीटर का है और प्रेशर कितना बनता है 4.18 बार का। द मिक्सचर कंटेन्स 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। What is the molar mass of unknown gas? अब इस न्यूमेरिकल को अगर हम लोग देखें तो प्रेशर आपके पास है 4.18 बार का, वॉल्यूम की अगर बात करें तो 3 लीटर है, आर कितना होता है तो 0.0821, दैट इज बार, बराबर है बार लीटर एटीएम आप लोग ले सकते हैं, या फिर बार आप लोग लीटर बार पर मोल पर केल्विन में इसे यूज करिए, ठीक है। टेम्परेचर देखिए 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या 300 केल्विन है आप लोगों के पास ये डाटा है। अब आप लोगों के पास n नहीं है, सबसे पहले तो n नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। तो इस पूरे मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n टोटल, ये कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे, PV अपॉन RT से फाइंड आउट करेंगे। दैट इज प्रेशर आपके पास है 4.18 का, वॉल्यूम है 3 का, R है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है तो 300 केल्विन का है। अगर आप लोग इसे सॉल्व आउट करके देखते हैं तो इसका आंसर आपको मिलता है 0.5। तो टोटल मोल्स इन द मिक्सचर ये कितना है 0.5 का है। नाउ टोटल मोल्स डिफ्यूज ये हो गया आपके पास 0.5, तो मोल्स ऑफ अननोन गैस क्या होंगे, तो मोल्स ऑफ अननोन गैस, मोल्स ऑफ अननोन गैस दैट इज Ng, ये क्या होगा, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर टोटल मोल्स बराबर है टोटल मोल्स माइनस मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज 0.5 माइनस 0.4, तो Ng मतलब अननोन मोल के अननोन गैस के मोल कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस एंड टाइम्स एंड मोलर मास, इनके बीच में अगर आप लोग रिलेशनशिप देखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन गैस डिफ्यूजन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन गैस। नाउ टाइम तो कॉमन है, बराबर ना, टाइम क्या है कॉमन है, सो देयरफॉर ये कैंसल्ड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अननोन गैस। 28 क्या होता है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑन स्क्वायरिंग, अब इसका स्क्वायरिंग करिए तो ये देखिए ये 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो मोलर मास ऑफ गैस आपको ये फाइंड आउट करके देना है, तो मोलर मास ऑफ गैस ये क्या हो जाएगा,
तो 28 इंटू 16 हो जाएगा। आंसर अगर देखें तो 448 के आसपास आता है, यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है।